नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक भूगोल में होगा, तो आज हम चर्चा करेंगे जो हमारे भारत में या फिर विश्व में भी हम चर्चा कर सकते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके लिए वर्षा कितनी चाहिए और किस प्रकार से वर्षा के आधार पर इनको हम लोग के अलग अलग भागों में बांटेंगे, और इसको हम दो भागों में पढ़ाएंगे। ये आपका पहला भाग होगा, इसके बाद दूसरा भी भाग आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। क्या है आपका? प्राकृतिक वनस्पति। और इसको हम बांट रहे हैं वर्षा के आधार पे। किस आधार पे? वर्षा के आधार पे। जैसे यहाँ आपका पहले लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या लिखा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो वर्षा के आधार पे हम देखेंगे तो ये आपका याद रखना है कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, एक ऐसा स्थान जहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे जो वन आपके पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपको याद रखना है कि 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान पे जो भी आपके वन पाए जाएंगे उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष आते हैं, कौन कौन से वृक्षों की प्रजातियाँ आती हैं, यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके। आबनोस है, महोगनी है, रोजवुड। आबनोस, महोगनी, रोजवुड। फिर हम आगे पढ़ेंगे रबड़ है, सिनकोना है, बांस है। रबड़ है, सिनकोना है, बांस है, आर्किड है। फिर आपका डिप्टेरोकार्पस है, ये टर्मिनालिया। ये जो है आपके अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके अंडमान निकोबार में। तो आपको याद रखना है, पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनमें जो कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो ये आपके होंगे। और पूछेगा कि टर्मिनालिया या डिप्टेरोकार्पस, ये जो वनस्पतियां हैं भारत के किस स्थान पे पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। सिनकोना से अभी क्या क्वेश्चन बनेगा, तो अभी हम इसको बताएंगे कि सिनकोना से और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं लास्ट में। आगे हम देखेंगे कि अर्ध सदाबहार वन। दूसरा आपका क्या है वनों का प्रकार? अर्ध सदाबहार वन है। इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यहाँ पे जिस प्रकार के यहाँ पे जो भी वन पाए जाएंगे उन्हें कहते हैं अर्ध सदाबहार वन कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध सदाबहार वन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे कौन कौन से आपके वृक्ष पाए जाते हैं अर्ध सदाबहार में, ये बहुत पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि अर्ध सदाबहार वन में जो आपके वन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। साइडर वृक्ष पाया जाता है, होलक वृक्ष पाया जाता है, कैल है, गुर्जन है, लॉरेल है और चंपा। तो ये आपके पाए जाते हैं अर्ध सदाबहार वन में पाए जाते हैं। अब यहाँ झूम कृषि से तात्पर्य ये है कि झूम कृषि के कारण ही इस प्रकार की वनस्पतियों का विनाश हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे झूम कृषि है, तो झूम कृषि का मतलब होता है कि एक स्थान पे 4 से 5 साल खेती करके उसको छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे चले जाना, तो इस प्रकार की खेती को झूम कृषि कहते हैं। इसे स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। और झूम कृषि को अच्छे से समझना है तो कृषि वाले चैप्टर में आप जाएंगे, वहाँ आपको झूम कृषि के बारे में कायदे से अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तीसरा क्या आपका? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहाँ पे वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो सागवान है आपका, टेक है आपका, साल है, शीशम है, अर्जुन। सागवान टेक हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया और अर्जुन हो गया। इनके अलावा हम देखेंगे सहतूत, आंवला है, महुआ है। तो ये आपके हो गए क्या? ये आपके हो गए हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अब यहाँ पे सहतूत आया है, पीछे सिनकोना आया है। अभी हम लास्ट में इससे जो आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे उनको भी आपको बताएंगे। चौथा वनों का प्रकार क्या है? शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना। तो ये देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक आता है आपका तेंदू। क्या आता है? तेंदू। जैसे आपको पता होना चाहिए यूपी में बांदा साइड
या फिर जो जिले छत्तीसगढ़ झारखंड से लगे हुए हैं, खासकर बांदा आता है आपका, चित्रकूट आता है, उसमें वहाँ पे तेंदू वृक्ष जो है अधिक से अधिक संख्या में क्या है, उनकी संख्या है। और तेंदू वृक्ष के पत्तों से ही बीड़ी बनाई जाती है। क्वेश्चन आएगा कि बीड़ी जो है किस पत्तों से बनाई जाती है। एक आपका मेन तो आपका तेंदू है, कचनाल भी होता है, तो कचनाल के वृक्ष से भी बीड़ी बनाई जाती है। आगे हम देखें पलास। पलास जिसे ब्यूटियो स्पर्मा भी कहते हैं, ये यूपी का राजकीय पुष्प भी है। अमलतास है, बेल है, खैर है, अक्सलवुड है। और ये आपके हो जाएंगे शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना। और इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य इसमें वर्षा होना चाहिए। और वृक्ष आपके तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है और अक्सलवुड है। तो 3-3 करके याद रखेंगे, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड। नेक्स्ट है आपका शुष्क कटीली वनस्पति। शुष्क कटीली वनस्पति, और इसके लिए जो वर्षा होनी चाहिए 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम। अब वृक्ष कौन कौन से आते हैं, नीम है आपका, और खजूर है आपका, बबूल है, नागफनी है और खेजड़ी। तो खेजड़ी जो वृक्ष मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि चिपको आंदोलन जो है आपका, ये उत्तराखंड से आरंभ हुआ है। और इसके जो मुख्य सूत्रधार रहे हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद रहे हैं। लेकिन जो इसकी जो स्टार्टिंग है राजस्थान में हो गई थी 1731 में, और बिश्नोई समुदाय के लोगों ने की। ये क्या है, पहला चिपको आंदोलन चलाया है 1731 में। कहाँ पे, ये राजस्थान में। और किस समुदाय के लोग, ये बिश्नोई समुदाय के लोग। आज भी बिश्नोई समुदाय के लोग जो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस समुदाय के लोग खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। तो राजस्थान में एक समुदाय है, उसका नाम है बिश्नोई। तो बिश्नोई लोग क्या करते हैं, खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सवाना वनस्पति। तो सवाना वनस्पति में हम देखेंगे 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के मध्य जहाँ पे वर्षा होती है, वहाँ की वनस्पति को सवाना वनस्पति कहते हैं। यहाँ पे छोटे वृक्ष आते हैं और घास आते हैं। जैसे आप पेपर में बहुत पूछा जाता है, एक सवाना घास के मैदान, एक आपका वेल्ड। तो घास के मैदान में जैसे हम देखेंगे तो एक आपका सवाना है और एक आपका है वेल्ड। क्या आपका वेल्ड, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना जो आपका उष्ण है, क्या आपका उष्ण है, जबकि ये क्या है आपका शीतोष्ण। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सवाना और वेल्ड ये दोनों घास के मैदान हैं। सवाना भी अफ्रीका में पाया जाता है, वेल्ड भी अफ्रीका में पाया जाता है। अंतर क्या है दोनों में, सवाना जो है उष्णकटिबंधीय है, जबकि वेल्ड क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय है। ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है घास के मैदान में। इसके बाद प्रेरी भी आता है, प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका का है, तो वो भी बहुत पूछा जाता है। ये अफ्रीका के दो याद रखिएगा, सवाना और वेल्ड। आगे हम चलेंगे कि मरुस्थलीय वनस्पतियाँ क्या है आपकी, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। जो मरुस्थल क्षेत्र में देखिए 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल का एरिया कहते हैं। जैसे भारत में थार का मरुस्थल है, और थार के मरुस्थल को क्या है, पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार हम देखेंगे वहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कौन कौन सी हैं, अकासिया हैं और नागफनी है। मुख्य रूप से अकासिया और नागफनी जो ये पौधे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके रेगिस्तान या मरुस्थल में पाए जाते हैं। और ये आपकी क्या है, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ। आगे हम जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है मरुस्थलीय जड़ें। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है कि मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी की अपेक्षा अधिक लंबी क्यों हो जाती है। जैसे हम कह दें कि अगर हम लोग अपने यहाँ जैसे दोमट मिट्टी में गेहूँ लगाते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा, तो उसकी जड़ मान के चलिए कि कितना, कि मुश्किल से 3 से 4 इंच ये ज़मीन के अंदर जाएगी। लेकिन अगर हम उसी गेहूँ को कहाँ पे, रेगिस्तान में करेंगे, तो रेगिस्तान में भाई हो तो पाएगा नहीं वहाँ पे खेती, लेकिन पौधा तो हो ही जाएगा। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे, वहाँ पे जो भी पौधा होगा, जो मिट्टी में जड़ होती है उसकी अपेक्षा अधिक लंबी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं इनकी जड़ें अधिक लंबी क्यों हो जाती हैं। इसका अच्छा सा आंसर होगा जो आयोग ने माना है, पानी की तलाश में। तो आपको इसको लिख लेना पॉइंट बना के
कि पानी की तलाश में मरुस्थलीय पेड़ पौधों की जड़ें लंबी हो जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? पानी की तलाश में। आगे हम देखेंगे ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन आजकल बहुत पूछा जाता है। ज्वारीय वन का मतलब होता है कि दलदली वनस्पतियाँ। ये जो आपकी वनस्पतियाँ हैं, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? समुद्र तटीय मैदान में पाई जाते हैं, या फिर जहाँ पे जो झील वगैरह होंगी वहाँ पाई जाएंगी, और जहाँ पे आर्द्र भूमियाँ होंगी। जैसे हम कहेंगे आर्द्र भूमि का जो क्षेत्रफल है भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में है, और यहीं पे क्या है, जो भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? ज्वारीय वनस्पतियाँ। इसमें कौन-कौन सी आती हैं देखिए, कच्छ वनस्पति है, अनूप वन है, विलांचली वन है और मैंग्रोव वनस्पति। तो इनको आपको याद रखना है। इसमें आप सुंदरी वृक्ष भी लिख सकते हैं, सुंदरी वृक्ष। जैसे आपको पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलके बनाती हैं, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। अब इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पे जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि यहाँ पे जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, तो ये भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसकी जो जड़ें हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं? तो आपका अच्छा सा आंसर क्या होगा? मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति की जो जड़ें होती हैं ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। कहने का मतलब कुछ तो जड़ें जमीन के अंदर रहेंगी और कुछ निकल के बाहर ऊपर आकाश की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि मैंग्रोव वनस्पतियां की जो जड़ें होती हैं ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। आगे हम देखेंगे खैर वृक्ष। तो खैर वृक्ष यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपका वन हो गया है। आगे हम देखें यहाँ से जो पॉइंट में आपके क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो क्या कहते हैं और भी वन के प्रकार होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो पहला है आपका खैर वृक्ष। तो खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि कत्था जो किससे प्राप्त किया जाता है? खैर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे पलाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाश भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए पलाश जो है यूपी और झारखंड का राजकीय पुष्प है। पलाश जो है ये यूपी और झारखंड का क्या है? ये राजकीय पुष्प है। ये चीज आपको याद रखना है। पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है। पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे गांव में या बोलचाल की भाषा में टेसू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसू भी कहते हैं। तो आपके कंपटीशन के नजरिए से क्या क्वेश्चन बनेगा? पलाश का जो वैज्ञानिक नाम है क्या नाम है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि पलाश जो है ये यूपी का राजकीय पुष्प है। चौथा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पलाश जो है यूपी के साथ साथ झारखंड का भी राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो आपका हो ही चुका है। नेक्स्ट है आपका सोलास वन। तो सोलास वन जो है आपके जो पाए जाते हैं खासकर पश्चिमी घाट में, जैसे अन्नामलाई वगैरह हो गया है, तो और कार्डमम की पहाड़ियां हैं। तो कहने का मतलब है हम महाराष्ट्र गोवा से नीचे चलेंगे कर्नाटक केरल होते हुए, ये भारत में पश्चिमी घाट कहलाता है, और यहाँ पे क्या है? सोलास वन क्या है? पाए जाते हैं। और इनके अलावा जैसे हम कहते हैं सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, कुछ क्षेत्र तक हम कह सकते हैं विंध्य पर्वत की जो श्रेणियां हैं वहां पर भी कुछ मात्रा में सोलास वन पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मुख्य रूप से ये भारत के पश्चिमी घाट में सोलास वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से वनस्पतियां हैं। सिनकोना, अभी हम इसको बताएंगे। अब देखिए बता ही दें आपको, देखिए जैसे यहाँ पे सिनकोना आया, तो सिनकोना के बारे में हम आपको बता दें कि सिनकोना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनकोना एक पौधा होता है। इस पौधे से हम लोग क्या निकालते हैं? छाल निकालते हैं। छाल से हम लोग दवा बनाते हैं, और दवा का नाम क्या है? कुनैन। क्या नाम है? कुनैन। तो फिर से सुनिए, सिनकोना एक पौधा है, पौधे की छाल से हम दवा बनाते हैं, उस दवा का नाम क्या है? कुनैन है। अब कुनैन जो है मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मलेरिया के रोगियों को दिया जाता है। अब मलेरिया जो रोगी होते हैं किससे होते हैं? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और फिर उनको हम लोग क्या देते हैं? कुनैन दवा देते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना
नामक पौधे की छाल से। ये आपको पॉइंट याद रखना है। मच्छर क्या है आपका? मादा एनोफिलीज। अगर आपसे पूछे डेंगू बुखार किससे होता है, तो आपको याद रखना है कि मादा एडीज इजिप्टी। क्या है? मादा एडीज इजिप्टी। इसके कारण क्या होता है? आपका डेंगू वाला बुखार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कि इसके बाद देखिए मैग्नोलिया है आपका, लैरेल है, वेटल है, यूकेलिप्टस है और एल्म। ये सभी क्या कहलाते हैं? सोलास वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोलास वन कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूकेलिप्टस है। क्या है आपका? यूकेलिप्टस है। और यूकेलिप्टस जो है इसे पारिस्थितिकी तंत्र का या फिर हम कह सकते हैं पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष। तो आपसे अगर पूछे कि आतंकवादी वृक्ष किसे कहते हैं, ये यूकेलिप्टस को कहते हैं, जिसे गांव में सफेदा कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेदा कहते हैं। ये पर्यावरण का क्या है? आतंकवादी वृक्ष है। क्यों? क्योंकि जहां पे इसको अधिक मात्रा में हम लगा देंगे, वहां का जो पानी का वाटर लेवल है धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए इसे पर्यावरण का या फिर इकोसिस्टम का क्या कहते हैं? ये आतंकवादी वृक्ष कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक सिनकोना भी और यूकेलिप्टस भी। आगे हम देखेंगे ये जो आपके लिखे हैं सदाबहार ओक है, चेस्टनट है, देवदार है, भोजपत्र है, बुरुंस है, चीड़ है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है। ये सब हिमालयी पर्वत के वन है। कहाँ पे? हिमालयी वन है। कहाँ के हैं ये? हिमालयी वन है। इनको भी आपको याद रखना है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। ये हिमालय क्षेत्र के क्या है? ये वन है। तो सिनकोना आपका हो गया जो मैंने अभी बताया है, आपका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो गया, खैर वृक्ष हो गया है। एक मैंने और बताया था, हाँ, ये सहतूत। तो सहतूत से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सहतूत जैसे इसको मिटाने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं कि सहतूत जैसे होते हैं, इनका जीवन काल क्या होता है। तो सहतूत के जो कीड़े होते हैं, है ना, ये सहतूत वृक्ष पे पाले जाते हैं। तो इनका जो जीवन चक्र होता है, तो आपको याद रखना है, अंडा होता है, अंडा के बाद इल्ली होता है, इल्ली के बाद प्यूपा होता है, प्यूपा के बाद होता है सच्छब। क्या होता है आपका? सच्छब। तो ये रेशम के कीड़े का जीवन काल होता है, अंडा, इल्ली, प्यूपा, सच्छब। अब यहाँ से ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि रेशम के जो कीड़े होते हैं, तो रेशम की किस अवस्था से, जो उसके कीड़े होते हैं उसके किस अवस्था से प्राप्त किया जाता है। तो आपको याद रखना, प्यूपा से क्या है? रेशम प्राप्त किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अंडा, इल्ली, प्यूपा, सच्छब। और रेशम के कीड़े को पिल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े को पिल्लू कहते हैं। और इनका जो जीवन काल है लगभग 50 दिन का होता है। ये आपके किससे? ये आपके बन जाएंगे सहतूत वृक्ष से। तो फिर से याद रखिएगा, ये रेशम के कीड़े जो हैं उनका जीवन चक्र है, जीवन काल है। पहले अंडा कहलाएगा, फिर इल्ली कहलाएगा, फिर प्यूपा कहलाएगा, फिर सच्छब कहलाएगा। तो आपसे पूछे रेशम जो है किससे, किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जब प्यूपा वाली अवस्था में आ जाता है तभी क्या रेशम प्राप्त किया जाता है। और रेशम के कीड़े को पिल्लू कहते हैं और इनका जो जीवन काल है लगभग 50 दिन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। और ये भी पहला भाग होगा, प्राकृतिक वनस्पति का दूसरा भी भाग आएगा। तब जाके ये 2 भाग में क्या, ये चैप्टर आपका क्लोज होगा। और अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है आपको लगभग सभी किताबों में नहीं मिलेगा, कुछ ही किताबें होंगी। तो ये जो है ये टॉपिक आपको मिलेगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और नोट भी करना है। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्र को कम टच करते हैं और पेपर में सवाल आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आज का जो क्वेश्चन आपका होगा, आज आप बताएंगे जैसे समुद्री जहाज है या पनडुब्बी है, तो उनकी जो है गति को मापने की इकाई यानी दूरी को मापने की इकाई आपकी क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। फिर से सुनिए कि समुद्री जहाज है या पनडुब्बी है, तो ये जैसे चलती हैं, तो इनकी जो दूरी मापने की इकाई क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।